हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे इस हफ्ते की प्लेसेस एंड न्यूज़ के बारे में। जानेंगे कई सारी चीज़ें और जरा देखते हैं वर्ल्ड मैप। और आप मुझे बताइए कि आपको पता है मॉरिशस कहां पर है, म्यांमार के साथ भारत के क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गोल्डन क्रेसेंट कहां पर है, गोल्डन ट्राइंगल कहां पर है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, गल्फ ऑफ एडन कहां पर है, गल्फ ऑफ ओमान कहां पर है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, बाय दिस एंड ऑफ दिस वीडियो आप वो सब इस मैप पे लोकेट कर पाएंगे और जो जगह न्यूज़ में है वो सब आपको याद हो जाएंगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन ओआईसी से संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट endeavors to safeguard and protect the interests of the Muslim world in the spirit of promoting international peace. Its permanent secretariat is in Jeddah. The Islamic Development Bank was established to direct finances for the economic and social developments of members in accordance with the principle of Sharia. कौन सा इनकरेक्ट है विद रेफरेंस टू ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। पहला सवाल, ओआईसी में कितने मेंबर्स हैं पता है, कहाँ लोकेटेड है, सेक्रेटेरिएट कहाँ है, नहीं पता तो खैर वो पढ़ेंगे ही, पर ये क्वेश्चन आप देखिए, आंसर करने की कोशिश करिए, आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए और याद रखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनकरेक्ट। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ फंस जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, कुछ और पूछा जा रहा है, यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द टेरिटरीज बॉर्डर द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के आसपास की कंट्रीज पूछी जा रही है, लोकेशंस पूछी जा रही है। आमतौर पे आप कंट्रीज याद कर लेते हो, पर अक्सर जो प्लेसेस होती हैं न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा, जैसे गाजा स्ट्रिप हो गई, वेस्ट बैंक हो गया, ये पूछा जा सकता है। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने इस चीज़ को डिटेल में हफ्ते दर हफ्ते पढ़ा है। आई होप आप इसका सही आंसर इनमें से चूज करके दे पाएंगे। अब आगे बढ़ें, इससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, 2024 आपका अटेम्प्ट है और आपको लग रहा है कि सीसेट में कुछ छूट रहा है, कोई टॉपिक थोड़ा वीक है, मुझे थोड़े टेस्ट के थ्रू इसको और स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, तो अभी आपके पास मौका है। ओनली आईएएस का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 8 जनवरी को, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम में उपलब्ध है। इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स आपको मिल जाएगा, जैसे ये लैंग्वेज है जिसमें वीडियो कर रहे हैं इसे इंग्लिश कह सकते हैं, जहां मैं आपको इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ा रहा हूं। कुछ यही सिस्टम इन क्लासेस में होगा, जहां पर आपको जीएस की क्लासेस डेली 3 घंटे की मिलेंगी, करंट अफेयर्स, सी सेट और टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। ऑफलाइन केवल पटेल नगर में है, ऑनलाइन तो आप इंडिया में कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन केवल 5,000 का और ऑफलाइन 10,000 का कोर्स है ये। तो अगर आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कहीं से भी चूक हो रही है, कहीं आपको लगेगी थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको टेस्ट सीरीज के साथ लास्ट पीरियड में, क्योंकि याद रखिए प्रीलिम्स की सारी तैयारी जनवरी से लेके मई के बीच में ही होती है मोस्टली, वहीं पर अपना सारा जोर लगता है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो डू ज्वाइन दिस कोर्स। इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से मिल जाएगी। और इस कोर्स की खासियत है कि एक साइंटिफिकली डिजाइन कोर्स है। थ्रू टेस्ट आप रिवाइज करेंगे हर चीज को, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सीसेट की क्लासेस होंगी, करंट अफेयर्स होगा, जीएस की क्लासेस होंगी, जो आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेगा इस एग्जाम के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके बारे में जानिए और जरूर ज्वाइन करिए इस कोर्स को। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पहला न्यूज का टॉपिक है मॉरिशस से। आपने डोडो के बारे में सुना है? ये परेशान सा आपको जीव दिख रहा है, इसे कहते हैं डोडो। ये एक बर्ड थी जो एक्सटिंक्ट हो गई है। डोडो इट्स अ फ्लाइटलेस बर्ड, यानी जैसे कीवी होती है जो उड़ नहीं सकती, तो इट इज फ्लाइटलेस। ये असल में क्या हुआ है, एक्सटिंक्ट हो गई है दुनिया से। लेकिन साइंटिस्ट एक ऐसा तैयारी करने की इस बर्ड को दोबारा मॉरिशस में रिहेबिलिटेट किया जाएगा। इसको दोबारा पहले तो लाया जाएगा एग्जिस्टेंस में और इसको मॉरिशस के वाइल्ड में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये होगा कैसे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो याद रखिए, अगर आपको याद करना है हम किस बर्ड की बात कर रहे हैं जिसको री इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, तो उसका नाम है डोडो। कहते हैं स्माइल एज डेड एज अ डोडो, यानी ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे हंसी नहीं है चेहरे पर। और देखिए इस चिड़िया के चेहरे पर भी हंसी नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। किसी बर्ड के एक्सटिंक्शन की अगर हम बात करें तो ग्लोबली काफी ज्यादा प्रचलित है इसका एक्सटिंक्शन। ये है डोडो द बर्ड। कहाँ मिलती है? मॉरिशस में। तो बात क्या चली है, साइंटिस्ट बात करें इसको दोबारा मॉरिशस में लाने की टेक्निक के थ्रू। ये पहले आइलैंड मॉरिशस में ही एक हैबिटेट हुआ करता था इसका। और कहां पर है जरा ये देखिए मॉरिशस। मॉरिशस आपको यहाँ मेडागास्कर के साइड में दिखाई देगा। देखिए वर्ल्ड मैप में सिंपल चीजें हैं, कुछ जगह याद करनी बाकी देशों की तुलना में आसान होती है अगर आप मैप को पढ़ रहे हो तो। आपको पता है इंडिया कहां पर है? इंडिया के बाद पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, साइड में ईरान है, ईरान के साइड में इराक है। ये आपको इजीली याद हो जाएगा इराक तक याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अफ्रीका के देश याद करना तो मुश्किल है, लेकिन अफ्रीका के टूटा हुआ टुकड़ा जो है ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर के जस्ट राइट साइड में आपको मॉरिशस का आइलैंड है और ये जो सींग है नीचे ना, ये है साउथ अफ्रीका। और यहां एक कंट्री है, क्या आपको पता है साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है। ये जो छोटा सा आपको आइलैंड सा दिख रहा है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है जो चारों तरफ से घिरी हुई है, साउथ अफ्रीका के लैंड के अंदर ही। मतलब इंडिया के अंदर कोई देश बना दो, कुछ ऐसा ही है। आपको पता है इस देश का नाम क्या है जो साउथ अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है? मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या नाम हो सकता है इस देश का। क्या आप गेस कर सकते हैं कोई ऐसी कंट्री जो साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है?
मुझे उम्मीद है आपको शायद पता हो, नहीं पता तो बता देता हूँ। कंट्री है लेसोथो। लेसोथो पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका के अंदर स्टैब्लिश्ड है। चारों तरफ इसकी सीमा साउथ अफ्रीका से लगती है। ठीक ऐसी दुनिया में और 2 कंट्रीज हैं, एक वेटिकन सिटी और एक सैन मैरिन। ये 3 कंट्रीज है दुनिया की जो किसी और देश के अंदर स्टैब्लिश्ड है। मतलब तीनों बाउंड्री चारों तरफ से एक ही देश से घिरी हुई है, एक देश के भूभाग के अंदर ही वो अलग देश है। तो ये लेसोथो जो कहाँ है, अफ्रीका में। तो नीचे साउथ अफ्रीका है, यहाँ मेडागास्कर है, और ऊपर देखो ये है सींग जो आपको दिख रही है, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्रीज हैं वो होती हैं सोमालिया, ऊपर आपका जिबूटी, ये आपको याद करना जरूरी है, और इधर है सऊदी अरेबिया, यमन। इस तरह याद करिए तो आपको चीजें आसानी से याद रहेंगी। अब जो डिस्टिंक्ट लोकेशन है, मेडागास्कर याद हो गई तो उससे आप याद कर सकते हैं। इधर मॉरिशस है, नीचे साउथ अफ्रीका है, इधर सोमालिया है, ऊपर आपका इरिशिया है, इथोपिया है, यहाँ पर इजिप्ट है जहाँ से स्वेज कनाल बहती है, ऊपर मेडिटेरेनियन सी है। इस तरह आप याद करेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। जो एक डिस्टिंक्ट प्लेस है उसको पहले याद करने की कोशिश करिए। तो मेडागास्कर के साइड में मॉरिशस है, और मॉरिशस कहाँ पर लोकेटेड है, इंडियन ओशन में। मॉरिशस में बहुत सारी इंडियन डायस्पोरा की पॉपुलेशन है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लगातार कोशिश की थी कि मॉरिशस के साथ संबंधों को और बढ़ावा दिया जाए, और भारत लगातार कोशिशें कर भी रहा है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में, इंडियन ओशन के आसपास, इंडिया की नेवी सागर इनिशिएटिव पे काम करती है। भारत सरकार का इनिशिएटिव है सागर। फुल फॉर्म पता है सागर की आपको? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत का कहना है कि इंडिया वांट्स टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि कोई जंग किसी से करेगा तो भारत उसे बचाने आ जाएगा। इसका मतलब ये जो सी का एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत सारा ट्रेड होता है, एक तो इस रूट से, और मेजरली ये रूट जो है स्वेज कनाल यहाँ पर है, मेडिटेरेनियन से मेजर रूट्स होते हैं। तो इन रूट्स पे बहुत ज़्यादा सी पायरेसी होती है, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी होती है जो इस रीजन की सभी कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचाती है। और यहाँ पर सी के अंदर अगर एक्सप्लोर किया जाए तो बहुत से मिनरल्स मिलने के चांस है। तो ये जो लिटोरल कंट्रीज़ हैं, इन्हें कहते हैं लिटोरल कंट्रीज़। जो छोटी मोटी कंट्रीज़, आइलैंड कंट्रीज़ होती हैं समुद्र में घिरी हुई इंडियन ओशन के आसपास, इनके साथ भारत और संबंध बनाने की लगातार कोशिश करता है। फिपिक के बारे में हमने पढ़ा था, फोरम ऑफ इंडिया इंडो पैसिफिक एंड इंडिया एंड इंडो पैसिफिक कंट्री, जिसके तहत हम इनके साथ और व्यापार और ग्रोथ करने की कोशिश करें। उनमें से एक देश है मॉरिशस। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडियन ओशन को लेकर इंडिया की क्या पॉलिसी है, तो इंडिया वांट्स टू बी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सागर इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है। हम चाइना के सिल्क रूट के बदले में पहले हमारा मौसम प्रोजेक्ट लेके आए थे, अब सागर इनिशिएटिव लेके आए हैं, और लगातार हम जो फिपिक का फॉर्मेशन हुआ जिसके साथ हम पैसिफिक की कंट्रीज के साथ, इंडो पैसिफिक की कंट्रीज के साथ और व्यापार और रिलेशंस बढ़ाने की बात करते हैं। मॉरिशस कहाँ है पता लग गया। अगला क्वेश्चन आता है गुजरात का। गुजरात में चीतास को रीइंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। अब गुजरात का मैप तो आपको पता होना चाहिए, भारत के नक्शे में ये रहा गुजरात। सबसे आसान गुजरात को पहचानना होता है। गुजरात में क्या आने वाले हैं? चीता। चीता इससे पहले कहाँ आए थे? कूनो में, और कूनो में बेचारे चीताओं की मौत हो गई। वो ज़्यादा अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अब मुझे बताइए चीता आए कहाँ से थे? नामीबिया से आए थे या ईरान से आए थे? एशिया में चीताज एक ही जगह मिलते हैं, ईरान में। तो जो चीताज यहाँ कूनो में आए थे वो आए थे नामीबिया से। यानी नामीबिया कहाँ है? अफ्रीका में है। इस मैप में आप मुझे बता सकते हैं नामीबिया कहाँ पर है? क्या आपको दिख रहा है इसमें कहीं नामीबिया का नाम कहीं पर हो? तो नामीबिया ये रहा, यहाँ नामीबिया है, साउथ अफ्रीका के ठीक ऊपर। तो नामीबिया से टाइगर्स आए थे इंडिया में, चीता सॉरी, और चीता स्टैब्लिश ज़्यादा उतने रह नहीं पाए। अब बात चल रही है कि गुजरात फॉरेस्ट और वहाँ के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो एक चीताज की पॉपुलेशन बनाना चाहते हैं। कहाँ पर? ग्रासलैंड में। वहाँ पर कौन सा ग्रासलैंड है? बनी ग्रासलैंड या बन्नी ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड कहाँ सिचुएटेड है आपको ये पता होना चाहिए पहली बात, कि बन्नी कहाँ पर है, तो गुजरात में है। और इस ग्रासलैंड की खास बात यह है कि कुछ हद तक ये आपको अफ्रीकन जो ग्रासलैंड होते हैं वैसी जगह की तरह दिखता है। तो जो शायद चीता का हैबिटेट यहाँ पर स्टैब्लिश करना कंपैरेटिवली बेहतर हो कूनो के मुकाबले, और इसीलिए कोशिश की जाएगी कि अब चीता को बन्नी में रीइंट्रोड्यूस किया जाए। तो बन्नी कहाँ पर है? बन्नी ग्रासलैंड है जो कहाँ पर है? ये है किस एरिया में? गुजरात में। इससे पहले कहाँ स्थापित किया गया? कूनो नेशनल पार्क में। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चीतास लाए गए थे अफ्रीका से, अब उनको बानी ग्रासलैंड में भी कुछ को डालने की कोशिश की जाएगी। गुजरात की खास बात यह है, गुजरात इकलौता ऐसा देश है या इकलौता ऐसा इलाका है पूरी दुनिया में जहां पर एशिया में लायन बचे हैं। लायंस, एशियाटिक लायन सिर्फ एक जगह मिलते हैं दुनिया में, वो है गिरनार फॉरेस्ट, गिर में। गिर के लायंस कहाँ है? गिर कहाँ पर है? तो गुजरात में। और अब वहां पर कोशिश है चीतास को भी रिस्टैब्लिश करने की। कहां पर? तो बन्नी ग्रासलैंड में। अगला टॉपिक जो हमारा है वो बात करता है ओआईसी के बारे में। इंडिया की जो आर्टिकल 370 जो कश्मीर को विशेष स्टेटस प्रोवाइड करता था, उसको 2019 में इंडिया ने खत्म कर दिया। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जहां कहा गया कि 370 का हटना एक नॉर्मल सी बात है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसके ऊपर कुछ रिएक्शंस आए, पाकिस्तान से आए, जो उम्मीद थी, लेकिन ओआईसी ने भी कुछ बोला।
तो इसके बारे में इंडिया ने कहा है कि जो स्टेटमेंट आई है ओआईसी से वो गलत है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंडिया के अपने राज्य के बारे में, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में है और ओआईसी के पास कुछ ऐसा नहीं है कि वो इसमें बोल सके, क्योंकि उनके सेक्रेटरीट ने बोला था कि ये जो उनका बोलना है कि ह्यूमन राइट का वायलेशन की बात करते हैं, ये सब गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी ओआईसी के कई मेंबर्स जैसे पाकिस्तान खुद परमानेंट वायलेटर है इस तरह की चीज़ों के। यहाँ इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि ओआईसी है क्या। तो ओआईसी की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। दुनिया की जो मेजर मुस्लिम कंट्रीज है उन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। कब? तो 1969 में, और ओआईसी बन के खड़ा हुआ था। इंडिया के आसपास कई कंट्रीज हैं जो ओआईसी के मेंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और इधर आ जाओ राइट साइड में तो आपको दिखेगा यहाँ बांग्लादेश भी ओआईसी का पार्ट है। इंडिया ने कोशिश की थी ओआईसी की मेंबरशिप की, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अभी भी मेजरली दुनिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें एक टाइम में दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में ही हुआ करती थी, लेकिन ओआईसी में इंडिया की मेंबरशिप रिजेक्ट हो गई क्योंकि इंडिया में मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी। तो ओआईसी 1969 में फाउंड किया गया। वर्तमान में इसमें 57 मेंबर्स है। जब इनिशियली शुरू हुआ था तो उसमें 30 मेंबर्स थे, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ है? तो जेदा में है। जेदा कहाँ? सऊदी अरेबिया में। तो की बॉडीज की कई सारे हैं, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, जनरल सेक्रेटेरिएट, इस्लामिक समिट, अल quds कमेटी, और अगर आप देखें इसके 57 मेंबर स्टेट्स को तो कई सारी कंट्रीज में, मोजाम्बिक से लेकर अल्जीरिया, अजरबैजान, पाकिस्तान, इजिप्ट, तो एक बहुत बड़ा वाइड रेंज है कंट्रीज का। लेकिन ये इतनी सफल नहीं हो पाती, पता है क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्रीज है कि इनके खुद के विवाद हैं। अब जैसे बांग्लादेश, ठीक है, एक कंट्री है जिसका विवाद सबसे बड़ा किससे है? तो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान भी इसकी मेंबर है। अब यहाँ देख रहे हो पैलेस्टाइन यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है, सऊदी अरबिया है। अब सऊदी अरबिया है तो दिक्कत ये ईरान भी है, और ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तो इस तरह की कई और दुश्मनी इन कंट्रीज के बीच में भी है जो यहाँ पर है, इसलिए ओआईसी उतनी सफल नहीं हो पाई। स्टेटमेंट देने के अलावा ओआईसी कुछ करती नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए ओआईसी क्या है, ओआईसी की लोकेशंस क्या है और कहाँ वो सिचुएटेड है। आपको पता लग गया कि जेडा उसका सही आंसर था जो हमने ऑप्शन देखा था सेक्रेटेरिएट के पास। अब ओआईसी पे लगातार कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट आई है जो बहुत ही दुखद है, और हमने उसका लगातार विरोध भी किया है कि ओआईसी ऐसी स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है और उसे ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। अगला आर्टिकल बात करता है म्यांमार के बारे में। रीसेंट न्यूज के हिसाब से म्यांमार दुनिया की सबसे बड़ा ओपीएम प्रोड्यूसर बन चुका है, यानी अफीम का सर्वाधिक उत्पादक कौन बन गया है? म्यांमार। अब ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, नहीं। असल में जो ओपीएम उगाया जाता है उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है इलिसिट और एक होता है लीगल। इलिसिट ट्रेड मतलब जो गैर कानूनी होता है। जो लीगल ट्रेड रूट होता है उसके अंदर जो ओपीएम होता है, अफीम, उसका इस्तेमाल किया जाता है दवाइयाँ बनाने में, मॉर्फिन बनाने में, जिसका इस्तेमाल पेन रिलीवर की तरह किया जाता है। कई जगह कई दवाइयों में इस्तेमाल होता है। भारत दुनिया का एक टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है जहां इस तरह का लीगल वे में अफीम का उत्पादन होता है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इलिसिट ट्रेड में और इलिसिट ग्रोथ ऑफ अफीम में इंडिया के आसपास के दो रीजन है जहां बहुत सारा अफीम उपजता है और उसका बहुत ज़्यादा स्मगलिंग दुनिया भर में की जाती है, जो भारत के लिए दिक्कत का सबब है। क्योंकि देखिए जाए, नॉर्मली क्या था कि जब हम अफीम की बात करते थे तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपीएम हमेशा हुआ करता था अफगानिस्तान। अभी तालिबान के आने के बाद वहां पर अफीम की खेती घटी है, 95% तक घटी है। तो उसके बाद अभी जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है वो बन चुका है म्यांमार, जहां पर इसका इस्तेमाल अब जो वहां की जैसे मिलिट्री रूल हो गई या वहां पे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपने फंड करने के लिए अपने वॉर्स को। इसको बेचकर बहुत पैसे मिलते हैं। तो जो ग्लोबल सप्लाई है अब अफगानिस्तान से शिफ्ट होकर म्यांमार में चला गया, जहां से सारा अफीम आता जाता था। अब जब तक ये मामला अफगानिस्तान तक था तो भारत से सीधी सीधी सीमा नहीं लगती है, लेकिन म्यांमार तो इंडिया के पड़ोस में दिक्कतें और बढ़ाएगा। तो जब अफीम का व्यापार होता है उसमें दो चीजें कही जाती है, एक होता है गोल्डन क्रेसेंट और एक होता है गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन क्रेसेंट मतलब हो गया चांद, और ये चांद 3 देशों से गुजरता है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये 3 कंट्रीज हैं गोल्डन क्रेसेंट का पार्ट, जहां बहुत मात्रा में अफीम का उत्पादन होता है और अफीम की ट्रैफिकिंग होती है, इलीगल ट्रेडिंग। और एक होता है गोल्डन ट्राइंगल, ये इंडिया के ईस्टर्न साइड में है। ईस्टर्न साइड में गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन सी कंट्री है? म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। ये 3 कंट्रीज आपकी गोल्डन ट्राइंगल में आ गई, जहां सर्वाधिक आपका उत्पादन होता है अफीम का। अब अफीम का उत्पादन जहां जहां होगा वहां दिक्कत यह कि भारत कि दोनों ही सीमाओं के पास ये उत्पादन हो रहा है। तो इसलिए आपको दिखेगा जो भी भारत के सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे अफीम का बहुत ज़्यादा लत या फिर अफीम की रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे पाकिस्तान से लगता बॉर्डर हमारा कौन सा है? पंजाब का।
जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैबिटेशन है, लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत ड्रग्स की प्रॉब्लम्स की आ गई है। ठीक उसी तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि म्यांमार के साथ ट्रैफिकिंग वहाँ होती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत को अपनी बॉर्डर को सिक्योर करना। जब तक भारत के म्यांमार से संबंध बहुत खराब थे तो भारत के साथ बड़ी दिक्कत थी। अब क्योंकि संबंध भारत म्यांमार के थोड़े बेहतर रहे पिछले कुछ सालों में, तो ऑपरेशन सनराइज की बात कर लें, जिसके तहत जो मिलिटेंट्स थे उसको बॉर्डर से हटाया गया, या फिर अफीम की ट्रेडिंग पर कुछ हद तक कंट्रोल किया गया। अब और ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया म्यांमार की सीमाओं पर अपनी नज़र पैनी रखे और किसी भी तरह से ऐसी इलिसिट मूवमेंट ऑफ जो अफीम है या ओपीएम है वो रोकी जाए। अदरवाइज भारत के नॉर्थ ईस्ट में और पूर्वोत्तर में समस्या बहुत बड़ी है ड्रग्स की, ये एडिक्शन की, और ये और ना बढ़ जाए। और यहीं के थ्रू ही दुनिया भर में व्यापार होता है। यहाँ से अफीम उत्पादन होकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान या म्यांमार से, और सारा अफीम जाता है कहाँ? तो मैक्सिको की लैब्स में, जहाँ वो बनते तैयार होती है केमिकल फॉर्म में, और फिर वहाँ से अमेरिका, यूरोप उनको वापस भेजा जाता है और व्यापार करने के लिए उनका। तो ये कहानी है म्यांमार की, और इससे जुड़े हुए अफीम के व्यापार की जो होती रहती है दुनिया भर में, उसको रोकना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हो तो ये एंगल बहुत ज़रूरी है लिखना। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये जो दो इलिसिट अफीम के ट्रेड जोन है, इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है। इसके अलावा म्यांमार के साथ इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करता है। जैसे इंडिया म्यांमार के बीच में एक फेमस कौन सा हुआ था, कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। जो मल्टी मोडाल का मतलब होता है, इसमें कुछ हद तक आपकी शिप्स नदी से जाती है, फिर समुद्र का रूट है, फिर यहाँ से आप रेलवे लाइन या रोड का सहारा ले सकते हैं। तो क्या है, कलकत्ता को ऐजवाल यानी मिजोरम से कनेक्ट करने का एक रूट है। आमतौर पे अगर आप कलकत्ता से ऐजवाल जाना चाहें तो आपको नॉर्थ ईस्ट से घूम के आना पड़ेगा, बहुत लंबा रूट पड़ेगा। ये एक शॉर्ट रूट है, जहाँ आप पहले कोलकाता से आते हैं अपने सी के पोर्ट से, और कालादान नदी के ऊपर फिर आपका एक रूट बनता है, और यहाँ से आप रोड के थ्रू या रेलवे लाइन के थ्रू ऐजवाल तक पहुँच सकते हैं। तो इस रूट के अंदर 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम यूज़ किया गया। कालादान रिवर के नाम पर इसको दिया गया कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट। इसके लिए पहले कलकत्ता से सेतुवे पोर्ट को शिप जाएगा, फिर वहाँ से रिवर से होते हुए वो बॉर्डर तक पहुँचेगा, फिर वहाँ से वो आराम से इंडिया में एंटर करेगा, और इंडिया में ऐजवाल तक कोई भी सामान पहुँच सकता है बहुत कम टाइम में। दिक्कत क्या है, इस रीजन में जो सेतुवे पोर्ट है उसके आसपास के इलाके में जो वहाँ की अराकन आर्मी है, अराकन आर्मी वहाँ की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो उइगर मुस्लिम का केस हुआ है वो यहीं से असल में होता है। यहाँ बहुत इंस्टेबिलिटी, इसलिए काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है और बहुत दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं भारत को। इसके अलावा म्यांमार में एक और भारत का मेजर प्रोजेक्ट है, जो है भारत म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जो मोरे से लेकर आपके माय सॉट तक जाता है। जो थाईलैंड तक एक रोड बनाया गया हाईवे, जो इंडिया को कनेक्ट कर रहा है थाईलैंड से। अभी तो आप दिल्ली से थाईलैंड तक जा सकते हो। ये रूट जो ट्राइलेटरल हाईवे ये जोड़ता है, क्योंकि म्यांमार इज अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। और इसलिए इंडिया ने वहाँ एक फ्रेंडशिप रोड की भी शुरुआत की, जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है एक दूसरे से। और भारत इसी के थ्रू आगे जाना चाहता है, कहाँ तक? साउथ ईस्ट एशिया तक। आसियान कंट्रीज जो है नीचे की तरफ, इनके साथ अगर आपको और संबंध बढ़ाने हैं भारत को, तो ये रूट बहुत अच्छा बन सकता है म्यांमार से, जो लगातार इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पूरी कहानी है इस रूट की। आगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है कि मुझे आप बताइए वलपराई प्लेट्यू कहाँ पर है? वलपराई प्लेट्यू किस जगह पर है, किस राज्य में है? आपको पता है, इसका नाम सुना है कभी? इस प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा एलिफेंट की मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है। यहाँ एक हिल स्टेशन टाइप का है जो कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में है। कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में है एस्टैब्लिश्ड, और यहाँ पर एलिफेंट की मूवमेंट अब बहुत होने वाली है। सीजन चेंज होने वाला है, तो यहाँ के लोग तैयार हैं कि जब एलिफेंट आए तो उनसे उनका किसी भी तरह की इंटरेक्शन हो तो कोई ऐसा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना हो, यानी उसको छेड़े ना, परेशानी ना हो। इंटरेक्शन कम करने की बात की जाती है। इस सीजन में होता यह है कि जो एलिफेंट है वो कोयम्बटूर की तरफ आते हैं, और जो वलराई प्लेट्यू है वहाँ पे आते हैं माइग्रेशन करने के लिए। तो कई सारी जो NGOs है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रही है लगभग 100 एलिफेंट अभी प्लांटेशन एरिया के आसपास प्लेट्यू पे आ रहे हैं, जहाँ पे चाय, कॉफ़ी, कार्डमम की प्लांटेशन होती हैं। तो ये और बढ़ेगा, और कुछ समय तक यहाँ जो हाथी हैं वो आएंगे जाएंगे और फिर वो वापस चले जाएंगे। तो लोगों को ट्रेन किया गया है, सिखाया गया है कैसे एलिफेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे इन चीज़ों में ऐसी हरकतें नहीं करनी है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, यानी एलिफेंट के साथ। और एलिफेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करते अगर उनको ढंग से मैनेज किया जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि वलपराई प्लेट्यू पहले कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसके आसपास एक इंपॉर्टेंट रिजर्व है। कौन सा रिजर्व है पता है आपको? अनामलाई टाइगर रिजर्व यहीं पर है। तो इसलिए इस रीजन में अब एलिफेंट की मूवमेंट होगी, तो जो यहाँ के टी स्टेट है वो सेफ रहे, उनको दिक्कत ना हो, और जो लोग हैं वो लगातार उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। ये है, और ये रहा वलपराई, यहाँ आपको दिखेगा बिल्कुल तमिलनाडु में, कोयम्बटूर के पास ये इलाका है। तो ये हमने सीखा कहाँ पे ये जगह है, हमें पता लगी। अगला आर्टिकल IR से रिलेटेड है, जहाँ पर एक शिप हाउती रिबल्स ने कब्जा कर लिया था कुछ समय पहले, और हाउतीज ने लगातार फायरिंग की है, क्रूज मिसाइल्स फायर की है अमेरिकन शिप्स के ऊपर, और इवन इंडियन शिप जो फ्यूल लेके आया था उसके ऊपर। और इसके अलावा रिसेंटली यमन के ड्रोन्स ने फ्रांस के एक शिप के ऊपर भी अटैक किया, और इंडियन नेवी ने भी रिसेंटली
एक माल्टा का शिप था जिसको माल्टा का शिप था जिसको कि सोमालिया के सी पायरेट्स सोमालिया ले जा रहे थे, उसको बचाने में बड़ा रोल निभाया है। अब ये सारा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ है ये समझते हैं। पहली बात, मैंने जो आपको पहले न्यूज़ आर्टिकल दिखाया हाउथी रिबल्स के बारे में, तो हाउथी रिबल्स कई सारे शिप्स को हाईजैक करने की बात की, क्रूज मिसाइल फायर करना स्टार्ट कर दिया है। तो हाउथी रिबल्स कौन है, कहाँ से आते हैं हाउथीज? तो हाउथीज कहाँ पर है? हाउथीज एक जगह है यमन, यहाँ पर रहने वाले एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसने यमन के राजधानी सना पर और वहाँ के इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर कब्जा कर रखा है। हाउथी रिबल्स इन्हें कहा जाता है। ये यमन की सरकार के खिलाफ सालों से जंग लड़ रहे हैं और यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट किसका है? तो सऊदी अरेबिया का है। सऊदी अरेबिया के पड़ोस में यमन का देश है, इसको सपोर्ट किसका है? सऊदी अरब का है। लेकिन यमन की गवर्नमेंट के खिलाफ लगातार वहाँ पे कुछ विद्रोही लड़ रहे हैं, उनका नाम है हाउथी रिबल्स। अब क्या है ये कहानी जरा देखते हैं। पहले समझिए किस रीजन की बात हो रही है। ये है यमन, ठीक है, ये इसकी राजधानी सना, ऊपर सऊदी अरेबिया। अब देखिए यमन असल में एक ऐसी जगह है जो न्यूज़ में बहुत कम रहती है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मची पड़ी है। बहुत यहाँ पे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है, काफ़ी समय से युद्ध में डूबे हुए हैं ये लोग। तो यमन में असल में गवर्नमेंट हुआ करती थी। अब देखिए यमन, सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है, सुन्नी प्रेमी कंट्री कह सकते हैं इसको, ईरान जबकि अपने आप को शिया वर्ल्ड का लीडर देखता है। अब हुआ ये कि जो यमन है इसमें जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के ऊपर सऊदी अरेबिया का बहुत सारा प्रभाव है। जो गवर्नमेंट है उनकी सुनती थी क्योंकि वो बॉर्डर लगता है, सऊदी अरेबिया से हेल्प मिलती इनको। लेकिन ईरान और यमन के कई ग्रुप्स का कहना था कि सऊदी अरेबिया के सपोर्ट में जो गवर्नमेंट यहाँ चल रही है वो वहाँ की शिया पॉपुलेशन के साथ बहुत अन्याय और अत्याचार करती है, तो शिया लोगों को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और सपोर्ट करने आया ईरान। अब यहाँ के शिया जब यमन की सरकार के खिलाफ खड़े हुए तो उन्हें सपोर्ट किसने प्रोवाइड किया? ईरान ने। और जो ग्रुप यमन की सरकार के खिलाफ शिया ग्रुप्स जो खड़े हुए थे उनका नाम था हाउथी रिबल्स। तो हाउथी रिबल्स वो थे जिनको ईरान की मदद से स्टैब्लिश किया गया टू सेफ गार्ड, किसके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए? शियाज के। और यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ वो लड़ रहे थे, यमन की सरकार के खिलाफ। और यमन की सरकार को सपोर्ट प्राप्त था किसका? तो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का, क्योंकि जो खुद भी एक सुन्नी जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ावा देती है। तो यहाँ ये जंग सालों से चल रही है और सऊदी अरेबिया ने इस्लामिक कंट्रीज का एक कोalition बनाया हुआ है, इसमें पाकिस्तान भी है, कई सारी कंट्रीज है, सब मिल के लगातार यमन के ऊपर अटैक करते हैं क्योंकि यमन की सीमा सऊदी अरेबिया से लगती है। हमेशा सऊदी अरेबिया को डर लगता है कि कल को अगर हाउथी रिबल्स ने पूरे के पूरे यमन पे कब्जा कर लिया तो ईरान जब मन चाहे तब सऊदी अरब में टेररिस्ट अटैक करवा सकता है, इस पूरे कंट्री को डिस्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हमेशा एक बड़ी जंग छिड़ी रहती है। सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम्स का हिमायती देखा जाता है और ईरान शिया मुस्लिम्स का। तो यमन में ये लगातार एक एक सिविल वॉर की स्थिति लगातार बनी रहती है जहां हाउथीज का कब्जा है। अब हाउथीज का कब्जा इस तरह से है कि यमन कि आप जो देखो सी वाला एरिया जो है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट है रेड सी के पास, जो भी बाउंड्री लगती है यमन की, उन सब पे अभी कब्जा किसका है? तो हाउथीज का ही है। और हाउथीज और सरकार की लड़ाई के बीच में ऐसी स्थिति बन गई कि एक समय में अलकायदा भी यहाँ पर आगे स्टैब्लिश हो गई थी। अलकायदा ने भी कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया था, हालांकि फिर उन्हें हरा दिया गया। अब देखो यमन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है 2014 से रिसेंटली, जहां पर हाउथी रिबल्स ने कब्जा कर लिया था सना के ऊपर और पूरी तरह रेड सी के आसपास जो शहर है अल होदिया उनके ऊपर कब्जा कर लिया, ताइज का शहर है उसके ऊपर कब्जा कर लिया, सना पे कब्जा कर लिया और लगातार जो मिलिटेंट है उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट के पैलेस पे और हर जगह पे कब्जा कर लिया। और एक तरह से हाउथी ने उस पूरे देश की जो गवर्नेंस इसके ऊपर कब्जा कर लिया। इसके बाद यहाँ पर इस्लामिक स्टेट एक्टिव हो गया, अलकायदा एक्टिव हो गया, बहुत सारी जंगें यहाँ छिड़ी हुई थी, लेकिन तब से ही लगातार कब्जा इस इलाके पे किसका बना हुआ था? हाउथी रिबल्स का। सपोर्ट कौन करता है उसको? ईरान। और युद्ध कौन करता है? सऊदी अरेबिया। तो इस युद्ध और इस लड़ाई के बीच में नया मुद्दा उभरा कि भाई हम जो है किसी भी शिप को जो रेड सी से गुजर रहा है और वो अगर ईरान की तरफ जाएगा तो हम उसको नहीं जाने, वो इजराइल की तरफ जाएगा तो हम उसको नहीं जाने देंगे। देखिए ये है मौका, यहाँ से अक्सर ये यमन है, इस वाले इलाके पे कब्जा है हाउथी रिबल्स का। तो यहाँ से कोई भी शिप अगर पास करता है तो उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग करता है। हमारे काम की चीज़ क्या है? पहले समझना रेड सी का ज्योग्राफी। ये है रेड सी, ठीक है, ये गल्फ ऑफ एडन, यमन ये कंट्री है, ये रे सना। अब देखो रेड सी यानी वो इलाका जो आपकी यहाँ जो है स्वेज कनाल इसको गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है, ठीक है। ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये वाला गल्फ ऑफ अकाबा कहते हैं इसको, उसको छोड़िए। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ती है एक स्ट्रेट, ये जो पतला सा हिस्सा है दो भूभाग के बीच में पानी जो जा रहा है इसे कहते हैं स्ट्रेट। ये है स्ट्रेट, स्ट्रेट का नाम क्या है? बाबल मंदेब। तो बाबल मंदेब जोड़ता है इस रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। अब यहाँ पर यमन एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। यमन का कहना है, यमन में हाउथीज हैं, हाउथीज का कहना है कोई भी शिप जो यहाँ से इजराइल को जाएगा या हमें लगेगा इजराइल की मदद कर रहा है, हम उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग करेंगे। पहले यमन से हाउथीज ने डायरेक्ट मिसाइल भी दागे थे इजराइल के ऊपर,
लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो फिर बेचारों ने कहा चलो कोई नहीं, अब जो भी शिप यहाँ से गुजरेगा उस पर हम अटैक करेंगे। एक शिप जो इंडिया आ रहा था उसके ऊपर भी हमला किया गया, फ्यूल टैंकर आ रहा था उसके ऊपर भी हमला किया गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ सऊदी अरब है, इजिप्ट है, स्वेज कनाल है, अब दुनिया का सारा ट्रेड मोस्टली इधर से ही होता है, तो इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। देखिए इसी तरह इधर देखो, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है या गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर जो पतला सा स्ट्रेट है इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। यहाँ भी कुछ ऐसी युद्ध की स्थिति बनी रहती है, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा रेड लाइन में, क्योंकि देखिए हौती रिबल्स हमला कर रहे हैं, कोई भी शिप यहाँ से पास हो रहा है जो इजराइल के दोस्तों का है उसके ऊपर। प्लस रिसेंटली यहाँ एक और कंट्री के जो रीजन में, ये जो है ना सोमालिया में बहुत सारे सी पायरेट्स होते थे। आमतौर पे जो पायरेट यानी समुद्री लुटेरे थे वो शांत बैठे हुए थे, लेकिन रिसेंटली ये जाग गए, इन्होंने माल्टा के एक शिप को कैप्चर कर लिया। जब इन्होंने देखा इतना झगड़ा हो ही रहा है तो हम भी इसका फायदा उठाते हैं, तो सोमालिया के लुटेरों ने और डकैतों ने एक शिप पे कब्जा करने की कोशिश की जो माल्टा का शिप था। उसने इंडियन नेवी को बोला कि भाई हमें खतरा है, तो नेवी ने रिसेंटली अपने एक शिप्स को यहाँ पे छोड़ा है, एयरक्राफ्ट भेजा, पता किया वो शिप कहाँ पर है, और अब देखा जा रहा है कि वो शिप सोमालिया की तरफ जा रहा है, तो उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। अब देखिए दुनिया में कोई भी ट्रेड अगर होता है ना तो वो इसी रूट के थ्रू होता है, स्वेज कनाल के रूट के थ्रू, क्योंकि आपको अगर ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी से आपको अगर एशिया की तरफ आना है तो ये शॉर्ट रूट है, वरना आपको घूम के पीछे से यहाँ अफ्रीका के नीचे से आना पड़ेगा, बहुत लंबा रूट होता है ये। तो स्वेज कनाल एक ऐसा रूट है जो यूरोप को, अमेरिका को आसानी के साथ एशिया के साथ कनेक्ट करता है, तो ये रूट पूरा का पूरा यहीं से गुजरता है। तो इसलिए सारा ट्रेड, चाहे चाइना का हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, हर ट्रेड के लिए जो भी शिप्स जाते हैं वो मेडिटेरेनियन सी में घुसते हैं और वहाँ से स्वेज कनाल का रूट पकड़ते आते हैं। अब यहाँ अगर यमन में ऐसा हिंसा होगी और सोमालिया के सी पायरेट्स लगातार एक्टिव हो जाएंगे तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी ग्लोबल ट्रेड के लिए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस रीजन को सिक्योर किया जाए, यहाँ की सी पायरेसी खत्म की जाए, और हाउती रिबल्स जो एक्टिव हो गए हैं इसको लेकर ईरान पे दबाव बनाया जाए कि भाई वो ऐसे शिप्स पर अटैक ना करे। इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने आप को देखती है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन, तो इंडियन नेवी प्लस अभी यूएस नेवी ने भी कहा है कि वो अपने कुछ जो बेड़े हैं यहाँ भेज रहे हैं ताकि इस रीजन में स्टेबिलिटी आए। तो ये जो इंडियन ओशन, हम इंडो पैसिफिक की बात बार बार करते हैं, इंडियन ओशन की बात बार करते हैं, तो इंडो पैसिफिक इसलिए इतना न्यूज में था पहले, इतना सिक्योर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है तो ट्रेड रूट तबाह हो जाएगा, स्वेज कनाल में ना जाना पड़े, इसलिए यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा से इजराइल कोशिश कर रहा था नया रूट बनाने का। बेन गुरियन कनाल जो यहाँ नहीं है, वो कह रहा था हम बनाएंगे, लेकिन वो बनने वाला नहीं, तो बेन गुरियन कनाल बनाने की बात कर रहा था। देखो यहाँ पर है गाजा स्ट्रिप, तो गाजा सीधा सीधा मेडिटेरेनियन सी के सामने है। वेस्ट बैंक तो आपको मैं दिखाता हूँ, वेस्ट बैंक इधर है, यहाँ वेस्ट बैंक है, तो मेडिटेरेनियन सी से वेस्ट बैंक लगता नहीं है, वेस्ट बैंक जॉर्डन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। गाजा स्ट्रिप इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद मेडिटेरेनियन सी। तो अब जो यहाँ जो स्थिति है, अगर हम देखें सिक्योरिटी के हिसाब से, हमें अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ट्रेड की और व्यापार की बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हम इंश्योर करें कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो, कोई भी रीजन ऐसा ना हो जो इनस्टेबल रहे। तो इसलिए बहुत रेलेवेंट है इंडिया के लिए यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना। तो आपको पता लगा गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ है, ठीक है। ये आपका रेड सी है, ये स्ट्रेट ऑफ क्या है, बाबल मंदेब, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान, ये आपका पर्शियन गल्फ, ये आपका मेडिटेरेनियन सी, ये आपका कैस्पियन सी। क्या है ये बताइए मुझे, कैस्पियन सी है कुछ और है ये मुझे बताइए, ये क्या वाटर बॉडी जो है ये क्या है। इसके अलावा ये रीजन सिक्योर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, स्वेज कनाल का मेडिटेरेनियन से जोड़ना रेड सी को बहुत रेलेवेंट है ट्रेड के लिए, और भारत की सिक्योरिटी भी तभी इंश्योर हो पाएगी जब ये गारंटी होगी यहाँ पर दिक्कतें ना आए। तो फ्रांस ने भी कहा है कि उनके एक वॉरशिप पे यमन के ड्रोन ने अटैक किया है, तो यमन के ड्रोन को कंट्रैक्ट करना, उसको कंट्रोल करना, उसको सब्जुगेट करना बहुत रेलेवेंट है, तभी जाकर यहाँ पर हम सेफ्टी और सिक्योरिटी देख पाएंगे। एक न्यूज़ जो और है उतनी रेलेवेंट तो नहीं लगी, पर आपको पता होना चाहिए कि सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड वर्क स्पेस बनने वाला है। अब बात ये कि इसका नाम ही सूरत के नाम से है, तो इसलिए आपको पहचानना आसान हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि सूरत डायमंड ब्रोशर नाम का एक ऑफिस स्टार्ट किया जाएगा, जहां इनकी कोशिश है कि मुंबई से जितना भी डायमंड का ट्रेड होता है, जितना भी डायमंड का वर्कआउट होता है, वो सब सूरत शिफ्ट हो जाए। देखिए नॉर्मली दुनिया का जितना 90% डायमंड है उसकी पॉलिशिंग का काम सूरत में ही होता है, दुनिया के डायमंड का 90% का काम सूरत में ही होता है। अब सूरत का शहर कोशिश कर रहा है कि बाकी और जो इससे जुड़ी हुई सुविधाएं हैं या फैसिलिटीज़ हैं वो भी शिफ्ट होकर सब सूरत आ जाए मुंबई के बदले। मुंबई में बहुत सारा डायमंड का काम होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ की गई है कैसे डायमंड का ब्रोशर स्टैब्लिश किया जाए, डायमंड ब्रोस, और कैसे उन सबको शिफ्ट किया जाए सूरत में। ऑफिस खोले गए बहुत सारे, लेकिन ये सफल हो पाएगा नहीं, ये समय बताएगा, लेकिन ये इनिशिएटिव अच्छा है सूरत को और ज़्यादा डेवलप करने का। तो सूरत कहाँ है मैप में, पता है आपको भाई, गुजरात को आइडेंटिफाई करना बोला मैंने आपको, सबसे सिंपल है गुजरात को, ये रहा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रहा है पूरा खेल क्या है। अब यहीं पर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, हमने सूरत के बारे में बात की, हमने पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली,
कि जब हम OIC की बात करते हैं, आपको दिख रहा है OIC में ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, यमन भी है, ओमान भी है, इन सब में आपस के युद्ध है, तो कैसे साथ में ऑपरेट करेंगे। इसलिए OCI का इस्तेमाल, OIC का इस्तेमाल अक्सर सिर्फ बयानबाजी करने के लिए किया जाता है, उसकी इतनी स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस रही नहीं है, क्योंकि सभी कंट्रीज आपस के खुद के विवाद हैं। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने समझा इन सभी चीज़ों के बारे में। अगर आपको इसकी PDF या और कंटेंट चाहिए तो आप हमेशा हमारा टेलीग्राम चैनल PWOnlyIAS ज्वाइन कर सकते हैं, इस बारकोड को स्कैन करके भी, जहाँ आपको सारा कंटेंट और मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्ट्रेट की बात मैंने की, स्ट्रेट को लेकर एक और एडिशनल वीडियो है, चाहे तो उसको भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया कि स्ट्रेट कौन कौन से होते हैं, क्या उनका रोल है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग OnlyIAS एंड हैव अ नाइस डे।